हेलो, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। यहाँ पर आज का टॉपिक होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हुआ था मेनली नॉर्थ इंडिया में, जो स्प्रेड हुआ आगे चलकर सेंट्रल इंडिया में। इसकी शुरुआत सिपाही म्यूटिनी के तौर पर हुई थी, लेकिन ये सिविलियन रिबेलियन मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो गया। इसका रीज़न था पीजेंट्स, आर्टिसियंस और जो डिस्प्लेस्ड लोग थे रॉयल्टी के, वो। और जो अगला पॉइंट है वो है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और यही कारण बना आगे चलकर ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी जो मोनोपोली थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश राज या फिर ब्रिटिश क्राउन को। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसे हमें समझना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनका कहना ये था कि अगर कोई रूलर है, इंडियन रूलर, और उनका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश क्राउन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएंगी। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है इनाम कमीशन, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1852 में। ये मोस्टली अफेक्ट करता था मराठा और मुगल एम्परर्स को, जहाँ पर रिवॉर्डेड लैंड होती थी या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए जो डोनेट की गई लैंड होती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे। लेकिन जो रूलर्स इसे शो नहीं कर पाए, उनको लगभग 20,000 स्टेट्स डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चली गई। बरखानदार ये जो थे वो स्पाइस की तरह एक्ट करते थे, लोकल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे रिबेल ग्रुप को। वॉचमैन और गार्ड्स भी इन्हें कहते थे। गाजी ये एक रिलीजियस वॉरियर था जो कि फाइट करता था मोस्टली फेवर में दिल्ली एंड बरेली के रूलर्स के। चपातीज एंड लोटसेस, इनका लिंक है इस वजह से कि अगर ये जो रिबेल है ये प्री प्लान था या नहीं था, इसे डिस्कस करने के लिए कुछ राइटर्स लिखते हैं कि चपातीज का सर्कुलेशन रिबेलियस सिपाहीज में और विलेजेस में एक प्लान तरीके से हुआ था। तो वो मानते हैं कि ये जो रिबेलियन था वो प्लान था। मार्शियल रेसेस, ब्रिटिश जो थ्योरी है वो क्लासिफाई करती है सिख और गुरखास को नेचुरली वॉरलाइक ह्यूमंस में, जो कि मार्शियल कॉम है। तो इन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया रिबेलियस ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसे रिबेलियन जो है वो सप्रेस किया जा सके। तालुकदार से एक हेरिडिटरी लैंड होल्डर्स का टाइटल था अवध में, जो छीन गया था। तो अगला टॉपिक होगा वो है कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट। हम इसे 2 पॉइंट में ब्रेक डाउन करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो होंगे कि लॉन्ग टर्म से चले आने वाले कॉजेज़ कौन-कौन से थे और इमीडिएट ट्रिगर मूवमेंट कौन-सा था। तो जो पॉलिटिकल कॉज़ है वो लॉन्ग टर्म कॉज़ है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि डलहौज़ी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौज़ी ने एक पॉलिसी लाई थी जिसमें अगर बायोलॉजिकल सन नहीं हुआ रूलर का, तो वो जो प्रॉपर्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी। इस तरीके से जो स्टेट्स ब्रिटिश क्राउन के अंडर आए थे वो थे सातारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर। जो अगला टॉपिक है वो है एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते उन्होंने एनेक्स कर लिया था, जिसकी वजह से जो सिपाही अवध से बिलोंग करते थे उनमें गुस्सा भर गया था। जो अगला टॉपिक है वो भी एक लॉन्ग टर्म कॉज है, जो कि इकोनॉमिक कॉज है। हेवी टैक्सेशन इम्पोज किया गया था रैयतवारी और मालवारी सिस्टम के थ्रू पीजेंट्स पे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उन्होंने इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अगला पॉइंट है वो है सोशियो रिलीजियस कॉज। इसका मतलब है इंटरफेरेंस इन कस्टम्स, जैसे कि सती अबोलिशन लॉ आया था 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। इस वजह से बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे और उनका कहना था कि ये सोशल स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट ये था कि फियर था इंडियंस में कन्वर्जन का क्रिश्चियनिटी में। जो अगला पॉइंट है जो कि इमीडिएट कॉज था, जो कि ट्रिगर मूवमेंट बना था, तो ब्रिटिश आर्मी ने एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी, एनफील्ड राइफल, जिसमें P53 नाम की कुछ कार्टिलेजेस थी। एक अफवाह ये फैली थी उस दौरान कि उन्हें ग्रीस किया गया है फैट से, काऊ और पिग के। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये जो था ये मोस्टली कहता था कि जो इंडियन सिपाहीज थे उनको ओवरसीज सर्विस करनी पड़ेगी। इस वजह से जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो मानते थे कि इससे लॉस ऑफ कास्ट होता है या फिर कालापन इसे कंसिडर करते हैं। जो इम्पोर्टेंट लोकेशन थी जहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था और जहाँ पर लीडर्स ने अपोज किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन्हें सप्रेस किया है उसका हम थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान ने अपोज किया था जॉन निकलसन हडसन को। कानपुर में नाना साहेब तात्या तोपे अजीमुल्ला खान को अपोज किया था सर कॉलिन कैंपेल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल को भी जो अपोज करने वाले थे या फिर सप्रेस करने वाले थे, उन कमांडर का नाम था सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को जिसने सप्रेस किया था वो थे सर ह्यूज रोज।
बिहार के आरा में कुंवर सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, विलियम टेलर और विंसेंट आयरी की। बरेली में खान बहादुर खान का जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था सर कॉलिन कैम्पबेल के साथ में। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का नील जनरल नील के साथ में। तो अगला टॉपिक है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई या स्पार्क कौन-सा था या ट्रिगर मूवमेंट कौन-सा था? जो मंगल पांडे थे, जो कि एक सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बीएनआई के, जिसका स्टेशन स्थित था बराकपुर में। वहाँ पर हुआ ये था कि 29 मार्च 1857 को उन्होंने अटैक किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट बर्क को, जो कि विरोध में था, प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ग्रीस कार्टिलेजेस ना यूज़ करने के लिए। तो अगला टॉपिक है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? उसके बाद में क्या सज़ा दी गई मंगल पांडे जी को? तो उनको हैंग कर दिया गया या फिर फांसी की सज़ा दी गई 8 अप्रैल 1857 को। तो इसका कन्वर्जन एक रिबेलियन में हो गया, क्योंकि उनके जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने इसे एक वॉर क्राई की तरह लिया और कुछ महीनों बाद ही इस सब की शुरुआत हो गई। जो टाइमलाइन है 1857 से लेके 1858 के बीच में, वहाँ पर फ़रवरी 1857 को जब ये बात पता चली थी, जब ये रूमर फैला था कि कार्टिलेजेस पे गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तब जो पहला रिफ्यूज़ल हुआ था, वो हुआ था बहरमपुर में। उसके बाद में मार्च 29, 1857 को मंगल पांडे जी का इंसिडेंट हुआ। मेरठ में 10 मई 1857 से स्टार्टिंग हुई रिवॉल्ट की। मई 11-12 1857 को दिल्ली कैप्चर कर गई थी और बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया गया। जून 1857 को ये सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हुआ, जैसे कि कानपुर, लखनऊ और झांसी में। सितंबर 1857 को दिल्ली रिकैप्चर कर दी गई थी ब्रिटिशर्स से और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। रंगून वैसे अभी मॉडर्न डे म्यांमार में है। जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई, जिसकी वजह से बहुत से लीडर्स जो लॉस हुए थे वॉर में या फिर इस रिबेलियन में, वो इम्पैक्ट हुआ। नवंबर 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन या फिर रानी का जाहिरनामा आया, जहाँ पर फॉर्मल एंडिंग हुई कंपनी के रूल की और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो हो गया ब्रिटिश क्राउन को। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन-कौन से थे या फिर रिबेलियन के बाद में हुआ क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, जहाँ पर ऑफिशियली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन। अबोलिशन हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जहाँ पर ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडियन स्टेट्स को आगे चलकर एनेक्स नहीं करेंगे। मिलिट्री में भी एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, जहाँ पर जो रेशियो था इंडियन सोल्जर्स का यूरोपियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में, उसे बढ़ाया गया था पील कमीशन के द्वारा। और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी मार्शियल रेसेस की, जैसे कि सिख्स एंड गुरखास। और यहीं से ब्रिटिश क्राउन ने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसे हम डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं, जिस वजह से यूनिटी ना रहे और आगे चलकर ऐसी अपराइजिंग या फिर रिबेल ना हो पाए। जो अगला पॉइंट है वो है कि स्ट्रैटेजिक जोन्स कौन-कौन से थे? अगर हम बात करें मेनलैंड या फिर मेजर हार्टलैंड की, तो वो थे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जहाँ पर मैक्सिमम अपोजिशन मिला था ब्रिटिश फोर्सेस को, इंडियन रिबेलियस ग्रुप की ओर से। सेंट्रल बेल्ट जो था, वहाँ पर थे झांसी, ग्वालियर, अरहा, जहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया था फाइटिंग के लिए। जो अगला है वो है सपोर्ट जोन्स या फिर सपोर्ट सेंटर्स। बरेली और फैज़ाबाद सपोर्ट सेंटर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिबल लीडरशिप के लिए। जो अगला पॉइंट है कि रीजंस क्या थे, अगर हम उन्हें रिकॉल करें, पॉलिटिकल रीजंस थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, इकोनॉमिक, जो ट्रेन ऑफ वेल्थ था, परमानेंट सेटलमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लैंड एक्वायर कर ली गई थी या फिर एनेक्स की गई थी इनाम कमीशन के द्वारा। जो अगला पॉइंट है वो है कि रेशियल एरोगेंस, तो रेशियल सुपेरियरिटी ब्रिटिश इंडियंस के साथ में दिखाते थे वो। साथ ही में मिशनरी एक्टिविटीज़, कन्वर्जन जो चल रहा था इंडिया में, सती और रीमैरिज एक्ट जैसा एक्ट जो कि इम्पैक्ट कर रहे थे कम्युनिटीज़ को। मिलिट्री इम्पैक्ट जो था, जो कि एक इमीडिएट इम्पैक्ट था, वो था ग्रीस्ड कार्टिलेजेस, जहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करने की अफवाह थी। और ओवरसीज सर्विसेज, जैसे कि इंडियन सिपाही को ओवरसीज सर्विसेज ओवरसीज जाकर काम करना होगा, जो कि लाया गया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के थ्रू। और इसका फेल्योर का रीज़न ये था पूरे रिबेलियन का, लैक ऑफ यूनिफाइड विजन। एक विजन नहीं था इंडियन रिबेलियस ग्रुप के पास में, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे और प्रिंसली स्टेट्स का पार्टिसिपेशन कम से कम था। इसका फेल्योर का और कई रीज़न्स है, अगर हम डीप डाइव करने का कोशिश करें तो। नैरो सोशल बेसिस, जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे या फिर जो एमर्जिंग मिडिल क्लास था इंडिया का, वो मानता था कि ये जो रिबेल है या फिर जो रिवॉल्ट है, ये बैकवर्ड लुकिंग का तरीका है या फिर ये बैकवर्ड है, और इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। और जो न्यूट्रल प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी एक रीज़न था। जो लॉर्ड कनिंग्स थे उस वक्त के गवर्नर जनरल इंडिया के, उन्होंने कहा था कि इफ़ इंडिया जॉइन्स द म्यूटिनी, आई शैल पैक माई बैग्स टुमारो। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद
एंड महाराजा ऑफ कश्मीर थे, उन्होंने ब्रेक वाटर्स टू द स्ट्रोम की तरह एक्ट किया था। ब्रेक वाटर्स टू द स्ट्रोम का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो झी अगर कोई समंदर है और किनारा है, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो लहरें हैं किनारे तक नहीं पहुँच पाती, उस तरह से एक्ट किया था। जो लॉजिस्टिक सुपीरियरिटी थी ब्रिटिश की, वो हमसे ज़्यादा थी। उनके पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते थे, और रेलवे नेटवर्क था, जिसकी वजह से रैपिड ट्रूप मूवमेंट हो सकती थी। और ये जो पूरा रिवॉल्ट था, वो डिसऑर्गेनाइज़ था लीडरशिप के तौर पर। जैसे कि ब्रेव लीडर्स नाना साहेब और लक्ष्मीबाई उनके लोकल लैंड्स के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन यूनिफाइड इंडिया के लिए नहीं। जो अगला टॉपिक है कि हम मैप से देखते हैं कि कौन-कौन से हॉटस्पॉट्स थे। अगर आप देख पाओ यहाँ पर दिल्ली था, मेरठ था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और आरा था। इसका मतलब ये है कि जो रिवॉल्ट चला था, ये जो रिबेलियन हुआ था, ये मोस्टली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। वो साउथ इंडिया तक नहीं पहुँच पाया या पूरे इंडिया में नहीं पहुँच पाया। तो अगला टॉपिक है, हम माइंड मैप के तरीके से रिकॉल करने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। अगर हम कॉजेज़ को जानने का कोशिश करें, जो इमीडिएट कॉज़ है वो है कि चर्बी का यूज़ कार्टिलेजेस में, जो कि P53 कार्टिलेजेस थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस। और जो अगला पॉइंट है कि की लीडरशिप किन-किन की थी इस पूरे रिबेलियस में। वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तांत्या तोपे। जो अगला की इवेंट्स जो हुए थे इंडिया में, वो थे बाराकपुर का स्पार्क, जो कि मंगल पांडे इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। मेरठ में जो आउटब्रेक हुआ मई के महीने में 1857 को, दिल्ली कैप्चर कर ली गई, और लखनऊ रेसिडेंस। जो अगला पॉइंट है कि इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हुए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, वो चेंज हो गया या फिर एंड हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी हुआ, जैसे कि रिबेल्स को अपोज करने के लिए उन्होंने मार्शल रेसेस का इंट्रोडक्शन किया था और कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे कि जो रेशियो है इंडियन सोल्जर्स का यूरोपियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में, उसे ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। और ऑफिशियली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, ताकि ऐसी रिबेलियन आगे चलकर ना हो पाए। तो कुछ एमसीक्यूज़ है इसके ऊपर, जिसे हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, वो है कि गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के टाइम पे, जब रिवॉल्ट प्लेस हुआ था? उसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर फॉर रिवॉल्ट? तो ये जो रिवॉल्ट था मोस्टली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैला था, तो इसका सही आंसर होगा मद्रास, ए। जो अगला टॉपिक है कि पील कमीशन किस रिलेटेड है? तो हमने देखा था कि ओवरसीज़ जो ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी इंडियन सिपाहीज़ को, उन्हें कालापनी की सज़ा की तरह वो देखते थे, और उसकी वजह से मिलिट्री रिफॉर्म्स में या फिर जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे, वो आए थे पील कमीशन की वजह। तो इसका सही आंसर होगा बी। जो अगला टॉपिक है कि रिवॉल्ट को बिहार में किसने लीड किया था? तो हमने अभी देखा था कि बिहार में कुंवर सिंह ने अपोज़ किया था, बिहार के आरा में। तो आप जिस ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने अपोज़ किया था, तो उनका नाम आप कमेंट कर दीजिए। जो 5th क्वेश्चन है, ढूंढू पंत वाज़ नोन, कि जो लीडर थे ढूंढू पंत, किसे कहा जाता था? तो इसका सही सही आंसर है बी, नाना साहिब। जो 6th क्वेश्चन है, वो है रिवॉल्ट एट मेरठ स्टार्टेड ऑन, तो इसका सही आंसर है May 10th 1857 ए। जो अगला क्वेश्चन है, वो है हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? जो रिवॉल्ट था या फिर जो विद्रोह था, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर, ए। 8th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट? जो इमीडिएट कॉज था रिवॉल्ट का, वो क्या था? तो वो था ए, ग्रीस्ड कार्टिलेजेस, जो चर्बी का इस्तेमाल हुआ था गाय और सुअर का, वो। जो 9th क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ऑफिसर कौन से थे जिन्होंने सप्रेस किया था झांसी के रिवॉल्ट को या फिर रानी लक्ष्मीबाई को? तो इसका सही आंसर है ह्यूज रोज। ये बहुत सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो 10th क्वेश्चन है, वो है कि बहादुर शाह जफर के साथ में क्या हुआ? व्हाट हैपन टू बहादुर शाह जफर आफ्टर रिवॉल्ट? तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था, तो आंसर होगा बी। और कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप एसेज लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, वो है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज मोर देन जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी, इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। से आप डिस्कस कर लीजिए आपके दोस्तों के साथ में, या फिर आप इसे राइट डाउन कर लीजिए एक ऐसे के फॉर्म में। जो सेकंड टॉपिक है, एग्जामिन द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट चेंज द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, आपको लिखना होगा। फेलियर्स के रीज़न लिखिए, साथ ही में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो कि बाद में रिफॉर्म्स चेंज हुए थे इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का शायद, तो आप उस रिलेटेड भी लिख सकते हैं। गवर्नर जनरल या फिर जो पोस्ट थी उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं, तो आप डिटेल में इसे लिख दीजिए।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।